नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार माया ऐप पर। माया ऐप के तहत हम बात करेंगे बॉलीवुड फ्लैशबैक के अपने अगले एपिसोड में एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जिसके दीवाने शायद आप भी हैं। हम बात करने वाले हैं इस अभिनेता के बारे में जिनके अभिनय के लिए आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। इस अभिनेता का नाम बताने से पहले मैं इनकी बारीकियां बता दूं, इनकी खूबी बता दूं। इनका वो खास बोलने का अंदाज, वो झुककर लहराते हुए चलना, वो सर पे बैगी कैप, गले में स्कार्फ और आपकी आंखों की तरफ देखती उनकी नशीली आंखें। जी, हम बात कर रहे हैं देवानंद के बारे में। तो चलिए जानते हैं इनकी ज़िंदगी से जुड़ी सारी बातें। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। देवानंद साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर में हुआ। इनके पिता का नाम था किशोरी लाल आनंद। अब इनकी बात करें पढ़ाई की तो इनकी मैट्रिक की पढ़ाई सैक्रेड हार्ट स्कूल पंजाब से हुई थी और मैट्रिक के बाद ये फिर कॉलेज में चले गए और एक गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने बीए की पढ़ाई कंप्लीट की। बीए इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में किया। चूँकि ये पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, इनका मन भी लगता था पढ़ाई में, तो इन्होंने मास्टर्स करने की भी सोची। लेकिन इनके पिता की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण इन्होंने फिर अपनी पढ़ाई को बीच में ही रोक दी और ये मुंबई के टिकट करवा करके मुंबई के लिए निकल गए। देवानंद साहब बताते हैं कि 1943 जुलाई 1943 में ये पहली बार अपने जेब में 30 रुपये लेकर के लाहौर से मुंबई आने के लिए ट्रेन पर बैठे थे। इन्हें बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था, इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुंबई पहुंचने के बाद ठीक 4 साल के बाद भारत का विभाजन हो जाएगा और फिर इन्हें वापस लाहौर जाने के लिए इतना सोचना पड़ेगा। ये बताते हैं कि जब ये पहली बार मुंबई आए थे तो ये बिल्कुल ही नए थे, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे। इनकी इंटेलिजेंस के कारण ही वो वहाँ पे सरवाइव कर पाए। इन्होंने बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की थी, इनका कॉलेज काफ़ी अच्छा था और ये काफ़ी अच्छा बोल लेते थे, प्रेजेंट करना इन्हें बहुत अच्छे से आता था। और एक खूबी ये भी थी कि अभी ये कभी किसी को हंसाते थे तो सामने वाला आदमी हंस हंस के लोटपोट हो जाता था। यही खूबियाँ थी जो इन्हें इतने बड़े मुकाम पर पहुँचाई। देवानंद साहब मुंबई आए तो थे अपना फिल्मी करियर बनाने के लिए, एक्टर का ख्वाब लेकर के, लेकिन इन्हें अपना पेट पालने के लिए मिलिट्री की नौकरी भी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन इनका इरादा इतना मजबूत था कि आखिरकार इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और निकल पड़े अपना किस्मत आजमाने फिल्मी दुनिया में। और फिर इन्होंने फिल्मी करियर में अपना इतने सारे अच्छे अच्छे किरदार निभाए कि आज भी लोग उनके किरदार को याद करते हैं और मुस्कुराते हैं। देवानंद साहब ने यूं तो कई बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी एक खुद की कंपनी खोली जिसका नाम था नवनिकेतन और उसके तहत उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाने का सोचा और इसमें उनका साथ दिया उनके 2 भाई चेतन आनंद और विजय आनंद ने। और फिर तीनों ने मिल करके काफ़ी अच्छी तरीके से एक कंपनी चलाई और कई फिल्मों का निर्माण किया। एक बार की बात है, शायद आपको नहीं पता हो कि अमृतसर के एक शरबत वाले ने एक बार देवानंद साहब को बचपन में ही कहा था कि ओ भाई, तेरे मत्थे पे सूरज है, मतलब तेरे माथे पे सूरज उगा हुआ है, तो एक दिन ज़रूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और आखिरकार आप सबको पता है कि आज वो बात सच हो गई है। तो जब वो अपने फिल्मी करियर के दौरान अपना काम कर रहे थे और फिर जैसे ही उन्हें सक्सेस मिलना शुरू हुआ तो देवानंद साहब ने उस शरबत वाले को खूब ढूंढा। वो कह रहे थे कि अगर वो बंदा मुझे मिल जाए तो मैं उसकी खूब खातिरदारी करूँगा, लेकिन वो मिला नहीं। खैर, वो अलग बात है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से बचपन से ही उनकी शुरुआत हो गई थी इस फिल्मी करियर में एक सक्सेस को पाने की। देवानंद साहब के साथ एक बहुत ही अच्छी टीम थी जो फिल्म के हर एक डिपार्टमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझती थी और काम करती थी। बात करते हैं सबसे खास डिपार्टमेंट जो था उनका, वो था म्यूज़िक डिपार्टमेंट, जिसमें काम कर रहे थे एच.डी. बर्मन साहब। बर्मन साहब और देवानंद साहब का नाम कुछ इस तरह जुड़ा था जैसे सुर और ताल। एक तरफ मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने देवानंद साहब के साथ बखूबी जच रहे थे और वहीं दूसरी तरफ उस ज़माने में उभरती हुई किशोर कुमार की आवाज़ देवानंद साहब के साथ कदम से कदम मिला रही थी। और यूं गाना गाते गाते, फिल्में करते करते लम्हा साथ साथ चल पड़ा। एक से एक हिट फिल्में बनाने के बाद देवानंद साहब ने सोचा
क्यों ना अब कुछ अलग किया जाए, कुछ अलग ढंग से फिल्म बनाई जाए। और फिर उन्होंने फैसला किया फिल्म गाइड बनाने का। और इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने ये सोचा कि इसे क्यों ना हिंदी में भी बनाए और इंग्लिश में भी बनाए, ताकि भारतीय ऑडियंस के साथ साथ विदेशी ऑडियंस भी इस फिल्म का लुत्फ उठा सके और वो भी सराह सके। तो फिर इन्होंने सोचा और इन्हें लेकिन ये बात मालूम नहीं थी कि उस टाइम सत्यजीत रे जो थे वो भी इस फिल्म को बनाने के लिए सोच रहे थे। और दोनों ने ही रोजी का जो कैरेक्टर था इस फिल्म में, उस कैरेक्टर के लिए वहीदा रहमान को अप्रोच किया था। लेकिन जैसा हमेशा हर बड़ी फिल्म के साथ होता है, वैसा इस फिल्म के साथ भी हुआ। डायरेक्टर्स पे डायरेक्टर्स चेंज हुए और बहुत मशक्क़त के बाद ये फिल्म बनकर सामने आई। जैसा कि मैंने अभी सत्यजीत रे के बारे में बात की, तो ये वही सत्यजीत रे हैं जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर के लिए ऑस्कर से भी नवाजा गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि जब इन्हें ऑस्कर के लिए इनका अनाउंसमेंट हुआ इवेंट में, तो वो इवेंट में मौजूद नहीं थे, इसलिए कि वो उस समय हॉस्पिटल के बेड पर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। लेकिन इनके लिए फिर ऑस्कर हॉस्पिटल पे लाया गया और फिर उन्हें वहाँ पे हॉस्पिटल में ही ऑस्कर से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। ये वही फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने काफ़ी सुपरहिट फिल्में बॉलीवुड को दी है और एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जिसके लिए हम आज भी उनके आभारी हैं। इनकी काफ़ी सुपरहिट फिल्में आपको देखने को मिलेंगी और काफ़ी सुपर हीरोज़ को भी इन्होंने लॉन्च किया है अपनी फिल्मों के ज़रिए। तो चलिए वापस से बात करते हैं फिल्म गाइड के बारे में। तो ये फिल्म जब बनकर तैयार हुई और 1965 में जब ये रिलीज़ की गई, तो इसका रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं आया। रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा था। लेकिन अब इस ज़माने में इस फिल्म को एक लेजेंडरी फिल्म के रूप में मानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर देवानंद साहब को इस फिल्म का थॉट कहाँ से आया, कहाँ से उन्होंने ये सोचा कि ये फिल्म गाइड बनाई जाए। तो हुआ कुछ यूँ था कि 1961 में इनकी फिल्म हम दोनों ये बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट हुई। और वहाँ पे जब फिल्म फेस्टिवल में देवानंद साहब गए, तो वहाँ पे कई विदेशी फिल्म मेकर के साथ वो मिले और उनके साथ ही अपने जो फिल्म ये गाइड है उनके डायरेक्टर से भी वो वहाँ पे मिले, जिनका नाम था टेड डेनिलोव्स्की। देवानंद साहब चाहते थे कि विदेशों में भी इनकी फिल्में दिखाई जाए, विदेशों में भी लोग इन्हें पहचाने, ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो। इससे कुछ समय पहले ही एक फेमस लेखिका पर्ल एसबर्ग इंडिया आई थी। वो इंडिया आते ही वहाँ देवानंद साहब से मिली और फिर मिलकर कई सारी बातें हुई और आखिरकार इंडिया और अमेरिका के कॉपरेशन से फिल्में बनने की बात तय हुई। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के दौरान देवानंद साहब ने एयरपोर्ट से आर.के. नारायण की बुक गाइड को खरीदा था। इस बुक को खरीदने के बाद उन्होंने खूब अच्छी तरह पढ़ा। इस बुक को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इस बुक को पढ़ने के बाद देवानंद साहब को लगा कि क्यों ना इस बुक पे फिल्म बनाई जाए। इसकी स्टोरी उन्हें काफ़ी पसंद आई और फिर उन्होंने उस बुक पे काम करना शुरू कर दिया और फिल्म बनाने की तैयारी में जुट गए। बर्लिन से इंडिया वापस आ जाने के बाद देव साहब अमेरिका चले गए और वहाँ पे मिले वो पर्ल एसबर्ग से और फिर उनसे मुलाकात होने के बाद, उनसे बात होने के बाद ये तय हो गया कि इस पे बाइलिंगुअल फिल्म बनाएंगे जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहेगी। और इसके हिंदी वर्जन का पूरा कारभार वो अपने भाई विजय आनंद पर सौंपना चाहते थे। और उनसे जब ये बात की तो उन्होंने कहा कि मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ूंगा। विजय आनंद ने स्क्रिप्ट को पूरी अच्छी तरह से पढ़ा और फिर कहा कि इस फिल्म को ना ही करूँ तो बेहतर है, इसे सिर्फ इंग्लिश में ही बनाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये इंडियन ऑडियंस को ये फिल्म पसंद नहीं आने वाली है, ये स्क्रिप्ट उन्हें नहीं पसंद आएगी। लेकिन देवानंद साहब चाहते थे कि ये दोनों ही लैंग्वेज में बने ताकि ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा पैसा कमा सके। फिर देवानंद साहब ने इंग्लिश के लिए टेड डेनिलोव्स्की को डायरेक्टर चुन लिया और विजय आनंद से कहा कि पहला शॉट टेड लेंगे, फिर तुम उसके बाद अपने हिंदी लैंग्वेज के लिए तुम अपना शॉट ले लेना। लेकिन इस बात से भी विजय आनंद ने नाराज़गी दिखाई, कहा कि हम उन्हें कॉपी क्यों करें, पहला शॉट टेड क्यों लेंगे और मैं उनके ही हिसाब से अपना शॉट क्यों लूँ, मैं अपने हिसाब से अपना काम करूँगा और स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस भी करूँगा।
लेकिन देवानंद साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा ही करो कि टेड जब शॉट ले ले तो उसी हिसाब से तुम अपना हिंदी का शॉट लिया करो। लेकिन इस बात से विजय आनंद नाराज़ थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं इस फिल्म से बाहर हो जाता हूँ, और उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। फिर देवानंद साहब ने सोचा कि क्या किया जाए, और आखिरकार उन्होंने राज खोसला साहब को चुना इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए और उन्हें अप्रोच किया। तो राज खोसला साहब बहुत ही खुश हुए और वो तुरंत से मान गए उनके हिसाब से इस फिल्म को करने के लिए। लेकिन बात यहाँ पे बिगड़ी जब वहीदा रहमान, जो कि इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री थी, उन्हें जब पता चला कि इस फिल्म को, हिंदी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राज खोसला, तो उसने साफ साफ इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। इसलिए कि उनका पहले से ही आपस में कुछ अनबन चल रहा था। वहीदा रहमान ने कहा कि मैं उनके साथ काम नहीं करूंगी। फिर राज खोसला ने कहा कि मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगना चाहता हूं, लेकिन वहीदा रहमान ने साफ साफ कह दिया कि मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहती, और मिलने से भी इनकार कर दिया। फिर इस डायरेक्टर लिस्ट से फिर से एक नाम जो राज खोसला आया था वो भी कट गया, और फिर इसके बाद तीसरा नाम जो आया वो था चेतन आनंद साहब का। वो चेतन आनंद इनके बड़े भाई थे देवानंद साहब के। चेतन आनंद मान तो गए थे इस फिल्म को करने के लिए, लेकिन बात वहाँ पे जाके अटकी जब इनकी फिल्म हकीकत की बारी आई। वो उस समय फिल्म हकीकत कर रहे थे, लेकिन कुछ परमिशंस के दिक्कत के कारण वे उस टाइम थोड़े खाली से बैठे थे। तो जब देवानंद साहब ने उन्हें अप्रोच किया कि आप तब तक हमारी फिल्म गाइड कर लो, तो वो मान गए। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही गाइड फिल्म स्टार्ट होने को आई, वैसे ही उनके परमिशंस सारे क्लियर हो गए, और फिर वो इस फिल्म को छोड़ दिए बीच में ही, और फिर चले गए अपनी फिल्म हकीकत को करने के लिए। अब देवानंद साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो आखिरकार फिर घूम करके वो विजय आनंद के पास गए और कहा कि तुम ही इस फिल्म को करो और तुम अच्छे से कर सकते हो। उसे काफ़ी समझाया, तो आखिरकार विजय आनंद ने मान तो गए, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं इस फिल्म में अपने हिसाब से चेंजेस करूँगा, और इस फिल्म की स्क्रिप्ट को मैं अपने आप से, अपने खुद से इसे डेवलप करूँगा और फिर अपने हिसाब से शूट भी करूँगा। तो फिल्म पहले टेड डेनियल लेवस्की ने इंग्लिश में अपने हिसाब से शूट किया, फिर उसके बाद विजय आनंद साहब ने अपने हिसाब से इस फिल्म को हिंदी वर्जन में शूट किया, और आखिरकार 1965 में ये फिल्म बनकर रिलीज हो गई। ये सारी बातें आपको देखने को मिल सकती है अनीता उपाध्याय की बुक एक था गोल्डी में। ये बात भी आपको बता दें कि विजय आनंद को लोग गोल्डी नाम से भी बुलाते थे। देवानंद साहब उस जमाने में इतने फेमस हो गए थे, इतने बड़े सुपरस्टार बन गए थे कि उन्हें ब्लैक कोट पहनने से मना कर दिया गया था। उन्हें कहा गया था कि ब्लैक कोट में आप इतने हैंडसम लगते हैं कि लड़कियां आपको देखकर बेहोश हो जाती है, तो आप ब्लैक कोट ना ही पहने तो बेहतर है। उस जमाने में देवानंद साहब जो कुछ भी पहनते थे वो समझो फैशन बन जाता था। उनके हर एक रोज़ के ड्रेसअप को ट्रेंड पे ले जाया करते थे लोग। उनके फैंस इस कदर थे कि उनके पीछे बस समझो पागल ही थे, और सिर्फ इनके अभिनय के ही नहीं, इनके लुक्स के भी लोग दीवाने थे। लड़कियां तो इन पे जान देती थी, और इसी कारण से तो लग गया था इनके काले कोट पहनने पर पाबंदी। और वो भी ऐसी वैसी पाबंदी नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ने लगा दी थी इनके काले कोट पहनने पर बैन, क्योंकि ये जब भी काला कोट और वाइट शर्ट अंदर में पहन करके निकलते थे तो कहर ढाते थे। इनका ये स्टाइल उस टाइम पर काफ़ी फेमस हुआ था। ये जो कोई भी कपड़ा पहन लेते वो ट्रेंड पे आ जाता था, और इस काले कोट में वो जब कभी भी निकलते तो लड़कियां इन पर मर मिटती थी। कई बार तो छत से छलांग तक लगा चुकी थी लड़कियां, और तो और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। देवानंद साहब के लिए कई बार लड़कियों ने सुसाइड तक करने की कोशिश की। बस इसी बात को गवर्नमेंट ने फिर गंभीरता से लेना शुरू किया, और फिर आखिरकार गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि देवानंद साहब पे काले कोट को पहनने पर पाबंदी लगानी चाहिए, और आखिरकार पाबंदी लगा दी गई। देवानंद साहब फैशन आइकन तो थे ही, लेकिन इनके डायलॉग की डिलीवरी की टाइमिंग के लिए इन्हें बहुत पसंद किया जाता था। लोग इनके टाइमिंग को बहुत पसंद करते थे, और इसी कारण से इनकी फिल्में काफ़ी लोग देखते थे, और यही वजह है कि आज इनके इतने सारे फैंस हैं जो इन पे जान तक लुटाने को तैयार हैं।
फिल्म जगत में देवानंद साहब के सबसे शुरुआती और नज़दीकी दोस्त थे गुरुदत्त साहब। एक बार गुरुदत्त साहब ने देवानंद साहब से वादा किया कि मैं जब कभी भी फिल्म निर्देशक बनूंगा तो मेरे सबसे पहले हीरो तुम ही होंगे। इसी बात पे देवानंद साहब ने भी कहा कि मैं अगर अपनी कोई भी फिल्म प्रोड्यूस करूंगा तो उसके निर्देशक तुम ही होंगे। और देवानंद साहब को अपना वादा बिल्कुल बखूबी याद रहा और उन्होंने नवनिकेतन के थ्रू जब फिल्म प्रोड्यूस की बाजी, तो फिर उन्होंने निर्देशन का काम पूरा का पूरा गुरुदत्त साहब को सौंपा और अपना वादा पूरा किया। तो चलिए अब बात करते हैं देवानंद के लव लाइफ के बारे में, उनके ज़िंदगी से जुड़े लव स्टोरीज के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है सुरैया का। और सुरैया ने ही इनकी ज़िंदगी में पहली बार प्यार लाई थी। लेकिन बात कुछ यूँ है कि मज़हब के दीवार के कारण इनका प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया था। इनकी नानी सख्त खिलाफ थी इस शादी के, क्योंकि देवानंद साहब हिंदू थे और सुरैया थी मुसलमान, और उसकी नानी नहीं चाहती थी कि किसी और मज़हब में सुरैया का विवाह हो, जिस कारण से देवानंद साहब और सुरैया का विवाह नहीं हो पाया। लेकिन सुरैया का प्यार बहुत ही सच्चा था। उसने आजीवन किसी से शादी नहीं की, वो पूरी ज़िंदगी अपनी कुंवारी ही बिता दी, क्योंकि वो सिर्फ देवानंद से प्यार करती थी, वो किसी और के साथ नहीं रह सकती थी। फिर देवानंद साहब के लाइफ में आई जिन्नत अमान। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा करते करते उन जिन्नत अमान ने देवानंद साहब के दिल में जगह बना ली थी। देवानंद साहब उनसे मोहब्बत करने लगे थे। लेकिन एक बार जब देवानंद साहब ने जिन्नत अमान से अपनी दिल की बात कही तो जिन्नत अमान ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि वो पहले ही किसी और के प्यार में पड़ चुकी थी। खैर, देवानंद साहब ने मूव ऑन किया और फिर निकल पड़े वहाँ से। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। फिर उनके ज़िंदगी में आई कल्पना कार्तिक, और आते के साथ ही देवानंद साहब की ज़िंदगी में जितने भी सूनेपन थे उसको खुशियों से भर दिया। और ये रहा उनके प्यार, उनके लाइफ का सच्चा प्यार। और फिर आखिरकार दोनों की शादी हो गई और दोनों को 2 बच्चे भी हुए। एक का नाम था सुनील आनंद और दूसरा का देवीना आनंद। तो आखिरकार इन्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया और इन्होंने एक हंसी खुशी ज़िंदगी बिताई और अपने पुराने प्यार को शायद देवानंद साहब ने भुला दिया था, क्योंकि कल्पना कार्तिक ने इन्हें इतना प्यार ही दे दिया था। देवानंद साहब को पीक पर लाने का बहुत श्रेय फिल्म गाइड को भी जाता है, क्योंकि ये फिल्म इतनी अच्छी तरह से बनी थी, इतनी अच्छी फिल्म थी कि इसे भारत की तरफ से 1965 में ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था। तो चलिए अब बात करते हैं देवानंद साहब के लाइफ की जो फिल्में थी उनके बारे में, उनके फिल्मी करियर के फहरिस्तों के बारे में। तो उनका सबसे पहला फिल्म जो था वो था हम एक हैं, जो कि 1946 में रिलीज हुई। फिर आई मोहन 1947 में रिलीज हुई। फिर आई आगे बढ़ो 1947 में रिलीज हुई। फिर आई जिद्दी जो 1948 में रिलीज हुई। फिर आई विद्या जो 1948 में रिलीज हुई। फिर आई हम भी इंसान हैं, वो भी 1948 में रिलीज हुई। फिर आई उधार जो 1949 में रिलीज हुई। फिर आई शायर जो कि 1949 में रिलीज हुई। फिर आई शेर, ये भी 1949 में रिलीज हुई। फिर आई निराला जो कि 1950 में रिलीज हुई। फिर आई नीली जो कि 1950 में रिलीज हुई। फिर आई मधुबाला जो कि 1950 में रिलीज हुई। फिर आई खेल जो कि 1950 में रिलीज हुई। और इसी तरह से इन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी, और यही वजह है कि इन्हें 2001 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया और 2002 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। देव आनंद साहब इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि वो न्यू टैलेंट्स को काफ़ी मौका देते थे, और इस बात का जीता जागता उदाहरण है जिन्नत अमान और टीना मुनीम। जी हाँ, ये वही टीना मुनीम है जिनके लव के किस्से राजेश खन्ना साहब के साथ काफ़ी बार सुने गए थे। और ऐसी थी हमारे देवानंद साहब की जर्नी, और उन्होंने इतने सुपरहिट फिल्में दे करके हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया। लेकिन दुख की घड़ी तब आई जब 3 दिसंबर 2011 को उनका देहांत हो गया।
तो चलिए अंत में आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात बता देते हैं जो कि लीजेंडरी देवानंद साहब के द्वारा कही गई थी। जब कभी भी उनसे पूछा जाता कि आपके लाइफ की फिलॉसफी क्या है तो वो यही कहते, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो चलिए मिलते हैं बॉलीवुड फ्लैशबैक के अगले एपिसोड में। अगली बार एक किसी नए शख्स के बारे में जानेंगे, उनके जीवन से जुड़ी रूपरेखा आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये जानकारी और भी लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कास्टिंग से जुड़ी अपडेट्स चाहिए तो हमारा ऐप जो है माया ऐप, वो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, उसे इंस्टॉल कर लें। तो चलिए मिलते हैं बॉलीवुड फ्लैशबैक के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।